इंटरमीडिएट क्लास में चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर के रिवीजन हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। इसके पिछली क्लास में आपको मेंडल के नियम से विचलन समझाया गया था, जिसमें खास करके लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल के प्रभाविता नियम के क्या विचलन है, इसके बारे में समझाया जा चुका है। इसमें प्रमुख रूप से अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस, और तीसरा मल्टीपल एलेलिज्म। ये तीन मेंडल के प्रभाविता नियम से विचलन थे, जिनको भली भांति आपने समझ लिया होगा। आज इसी चैप्टर के अगले भाग में, वास्तव में ये 6वां भाग है, 6 पार्ट, 5 पार्ट आप समझ चुके हैं। पूरा विधिवत समझना है तो इसके 5 भागों को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि प्रत्येक भाग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। जब तक पिछला नहीं समझ में आएगा, आगे की बातें उतनी अच्छी समझ में नहीं आएंगी। आज इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह निश्चित होता है यूनिसेक्सुअल जंतुओं, एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला जो प्राणी होगा या उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वह मेल होगी या फीमेल होगी। अगर मनुष्य की बात की जाए, मैन की बात की जाए, तो उत्पन्न होने वाली संतान सन होगी, लड़का होगा, या डॉटर लड़की होगी। यह एक बहुत ही जिज्ञासा का प्रश्न है। इसका निर्धारण किया जा सकता है, होने वाली संतान क्या होगी। इसके निर्धारण करने के लिए जो सबसे प्रमुख सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है वो है लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, या इसको गुणसूत्री सिद्धांत कहा जा सकता है। इस सिद्धांत को मैकलंग ने 1902 में दिया था। मैकलंग ने 1902 में ये समझाने का प्रयास किया था विभिन्न प्राणियों में। मनुष्य की बात नहीं की है, मनुष्य में कैसे होता है, ड्रोसोफिला मक्खी में कैसे होता है, टिड्डियों में कैसे होता है, कृमियों में कैसे होता है, खटमल में कैसे होता है, कीटों में कैसे होता है, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और मछलियों यानी फिशेज में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, तितलियों में कैसे होता है, और इसके अलावा मधुमक्खियों में या चींटियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सब को समझाने का प्रयास किया है। अर्थात सेक्स डिटरमिनेशन में, लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका बहुत अहम होती है। आप सबको पता है, शुरुआत से ही 9वीं कक्षाओं से, 9वीं क्लास से बताया जाता है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में देयर आर 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र मनुष्य की हर एक कोशिका में होते हैं। दुनिया में जितनी जीव जातियां हैं, चाहे जंतु हों चाहे पौधे हों, सभी में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर होती, फिक्स होती, सब में अलग अलग होती है। मनुष्य में 46 है तो 46 सारे मनुष्य में होगी, अगर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ तो। गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो जाने पर कि वो मनुष्य में तमाम सारे विकार उत्पन्न होते हैं। वो विकार कौन कौन से होंगे, इसके आगे वाले पार्ट में आप वो भी पढ़ेंगे। वैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए मनुष्य की बात करें तो। और इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी, 23 में से 22 जोड़ी, 23 जोड़ी टोटल हो गए 46, और 22 जोड़ी जो होते हैं
इन 22 जोड़ी गुणसूत्रों को हम दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और ये गुणसूत्र सभी एक जैसे होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। इन गुणसूत्रों को हम समजात या होमोलॉगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। समजात मतलब एक जैसे गुणसूत्र समजात कहलाते हैं। तो 22 जोड़ी का मतलब हुआ 44 गुणसूत्र ऐसे हैं जो एक जैसे होते हैं। इन्हें हम कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन जो मनुष्य में 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उस 23वीं जोड़ी वाली यानी अंतिम की लास्ट जोड़ी, 22 जोड़ी के बाद 23वीं जोड़ी होगी। जो अंतिम की लास्ट जोड़ी है 23वीं जोड़ी, इस गुणसूत्र को हम एलोसोम्स के नाम से जानते हैं। एलोसोम या लिंग गुणसूत्र भी आप इसे कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र के नाम से कहा जाता है इसको। तो 23वीं जोड़ी का अर्थात अंतिम एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम कहलाती है। ये जो अंतिम एक जोड़ी होती है वह मेल में अर्थात मनुष्य में वह XY होता है, जबकि फीमेल यानी स्त्री में वह XX होता है। अंतिम जोड़ी वाला मेल में मनुष्य में XY और स्त्री में XX होता है। अब चूंकि लिंग का निर्धारण इन्हीं लास्ट के गुणसूत्र से होना है, तो कैसे होता है आइए समझते हैं इसकी क्रियाविधि को। किस प्रकार से ये गुणसूत्र आगे होने वाली जनरेशन को निर्धारित करते हैं। तो मनुष्य में कैसे होता है, इसको बोलते हैं XX और XY गुणसूत्रों द्वारा निर्धारण। XX फीमेल में, XY मेल में, इसको कहेंगे XX XY गुणसूत्रों द्वारा निर्धारण। जो भी निर्धारण हो रहा है ये गुणसूत्री सिद्धांत पर ही आधारित है। देखिए कैसे होता है XX और XY। देखिए फीमेल में गुणसूत्र होते हैं XX और मेल में लिंग गुणसूत्र जो अंतिम है वो क्या होता है X और Y, XY। अब इसमें गुणसूत्रों में मियासिस के परिणाम स्वरूप युग्मक बनेंगे। यहाँ पर XX है तो युग्मक क्या बनेंगे X और X, ये क्या होंगे अगुणित तो होंगे। और इसी प्रकार से पुरुष में मेल में XY गुणसूत्र है, अर्धसूत्री विभाजन या मियासिस के परिणाम स्वरूप X और Y दो युग्मक बनेंगे। अब यहाँ पर भी मेंडल के नियमानुसार इनमें संकरण होगा। जब इस यक्ष का यानी पुरुष के X गुणसूत्र का महिला के स्त्री के X गुणसूत्र से फर्टिलाइजेशन होगा तो संतान क्या होगी X और X। इसी X का जब पुरुष के Y के साथ होगा निषेचन होगा तो होने वाली संतान क्या होगी XY। अब इसी X का इस यक्ष के साथ निषेचन होगा तो संतान होगी XX और इस X का फिर Y के साथ होगा तो XY। इस तरह से जो परिणाम प्राप्त होगा XX का मतलब हुआ फीमेल से, XX का मतलब हुआ फीमेल से, XY का मतलब हुआ मेल से, XY का मतलब हुआ मेल से। अर्थात जब प्राकृतिक रूप से नेचुरली जब फीमेल के X गुणसूत्र मेल के Y गुणसूत्र के साथ निषेचित होंगे तो संतान मेल होगी यानी लड़का होगा, और फीमेल का जब X गुणसूत्र मेल के X गुणसूत्र से ही निषेचित होगा तो होने वाली संतान लड़की होगी। इस प्रकार से जो जनरेशन बनेगी उसमें 50% डॉटर्स और 50% सन ये उत्पन्न होंगे। 50% लड़कियां और 50% लड़कों का जन्म होगा। तो इस तरह से इस प्रकार का लिंग निर्धारण XX XY गुणसूत्र लिंग निर्धारण कहलाता है। और ऐसा लिंग निर्धारण मनुष्य और ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई मक्खी में होता है। ड्रोसोफिला पर TH मॉर्गन एक बायोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो जिस प्रकार से मनुष्य में निर्धारण होता है ठीक उसी प्रकार से ड्रोसोफिला या फल मक्खी फ्रूट फ्लाई
उसमें भी होता है। तो आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से लड़का और लड़कियों का जन्म होता है। हमारे समाज में इसका ज्ञान न होने के कारण लड़कियां जब जन्म लेती लगातार होती हैं तो महिला को दोषी किया जाता है। तमाम सारी ऐसी सूचनाएं आती हैं कि लगातार लड़कियों का जन्म हुआ, उस महिला को घर से बाहर कर दिया गया, वो बोल दिया गया कि केवल लड़कियां हो रही हैं, इसको हटा दीजिए। जबकि आपने समझ लिया अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके आधार पे देखिए लड़के का जन्म कैसे हो रहा है, पुरुष के वाई गुणसूत्र और महिला के अंडाणु में जो एक्स गुणसूत्र है उसके निषेचन से। तो लड़का जन्म देने वाला गुणसूत्र किसके पास है? पुरुष के पास है, मनुष्य के पास है, औरत के पास नहीं है, फीमेल के पास नहीं है, महिला के पास नहीं है। तो यहाँ पर निषेचन जब एक्स से वाई का होता है तभी एक्स वाई बनता है, और एक्स वाई का मतलब हुआ लड़का होगा। तो जब वो गुणसूत्र जो लड़का का निर्धारण करता है, होने वाली संतान सन होगी, मेल होगी, इस बात का निर्धारण करता वो तो पुरुष के पास है। तो यहाँ पर जो ये हमारे यहाँ कुरीति है एक प्रकार से, जिसमें महिलाओं को दोषी करार दिया जाता है, समाज में दोषी करार दिया जाता है, ऐसा आप समझ लिए होंगे। ये इसमें महिलाओं का दोष नहीं है, ये निषेचन बाई चांस, फर्टिलाइजेशन का बाई चांस है। अगर यक्स से यक्स का हुआ, निषेचन के समय फ्यूजन एक्स और यक्स मिल गए तो सन डॉटर होगा, और यक्स से वाई मिल गया तो सन होगा। ये डिपेंड करता है निषेचन के समय गुणसूत्र शुक्राणु और अंडाणु में कौन सा गुणसूत्र है और उसका निषेचन हुआ है। तो प्राकृतिक रूप से 50-50% देखिए चांसेस हैं, 50-50% होने के, लेकिन ये बाई चांस ऐसा होता है, लगातार एक्स से यक्स ही फ्यूज करता जा रहा है तो संतानें लड़की हो रही हैं, लगातार एक्स से वाई होता चला जा रहा है, फ्यूजन बार बार हो रहा है, हर बार जन्म में हो रहा है, तो वहाँ पर एक्स वाई मतलब लड़का होगा। तो ये डिपेंड करता है निषेचन के समय अंडाणु और शुक्राणु में जो गुणसूत्र मौजूद था उसमें किस गुणसूत्र के साथ निषेचन हुआ है। तो इस प्रकार से किसी मनुष्य में या यही इसी प्रकार से ड्रोसोफिला मक्खी में हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप हुआ जिसमें गुणसूत्र के माध्यम से हम लिंग का निर्धारण कर पाते हैं। इसी तरह से टिड्डियों में, खटमलों में और कृमियों में, इनमें जो गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण है, इसमें गुणसूत्र होते हैं एक्स 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 जीरो। एक्स जीरो का इसलिए बना दिया है, यहाँ पर एक्स का जीरो मतलब हुआ 0, यहाँ पर दूसरा गुणसूत्र नहीं है। तो एक्स 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 जीरो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है? टिड्डियों में होता है, खटमलों में होता है और कृमियों में होता है। यहाँ भी उसको समझ गए होंगे तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र है, मेल में एक्स जीरो। यहाँ पर जब युग्मक बनेंगे महिला में या फीमेल में, टिड्डी या खटमल कृमि कोई फीमेल है, एक्स और एक्स युग्मक बनेंगे, इससे एक्स और एक्स जीरो युग्मक बनेगा। जब इस एक्स का इस एक्स का यक्स से निषेचन होगा, एक्स एक्स बना, इसी यक्स का जीरो से हुआ, एक्स जीरो हुआ, इसी यक्स का जब इसी एक्स का हम एक्स से निषेचन कर रहे हैं तो एक्स एक्स होगा, इस यक्स का जीरो से हो रहा है एक्स जीरो। यहाँ भी देखिए एक यक्स ये है, डबल यक्स यक्स यक्स, एक यक्स ये है यक्स यक्स, ये यक्स और एक्स क्या हुआ? फीमेल, और एक्स जीरो क्या हुआ? मेल। यहाँ पर भी देखिए आप कि 50% मेल और 50% फीमेल होने की संभावनाएं बनती है। इस प्रकार का गुणसूत्री निर्धारण इसमें होता है एक्स 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 जीरो टाइप, टिड्डी, खटमल और कृमियों में। जबकि मनुष्य में क्या बताया? एक्स 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 वाई टाइप का। क्यों? क्योंकि लास्ट के गुणसूत्र जिसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स एक्स होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा वाला है, तीसरा जिसको हम जेड डब्ल्यू जेड 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 डब्ल्यू जेड जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। और इस प्रकार का निर्धारण कीटों में,
इंसेक्ट्स में, मछलियों में यानी फिशेज में, और जितने रेप्टाइल्स हैं सरीसृप में हैं। जितने सरीसृप हैं, जितनी मछलियां हैं या जितने इंसेक्ट हैं, कीट हैं, उनमें ZW प्रकार का गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। यहाँ भी जब उनको समझ लिया तो भी समझ में आ जाएगा। फीमेल में ZW और मेल में ZZ गुणसूत्र है। यहाँ युग्मक बने, इससे गैमीट्स क्या बने गैमीट्स Z और W। यहाँ क्या बने Z और Z वाला मेल है, Z और W वाला क्या है, फीमेल है। अब इसी तरह यहाँ भी निषेचन होगा, Z के साथ Z का ZZ, फिर इसी Z का इस Z के साथ ZZ, फिर W का Z के साथ ZW, फिर W का Z के साथ ZW। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 50% मेल, ZZ क्या है, मेल, और 50% ZW क्या है, फीमेल। यहाँ पर भी 50% मेल और फीमेल बनने के चांसेस हैं। इस प्रकार से ये तीन प्रकार का आपने समझा, एक XX, XY इसमें मनुष्य में और ड्रोसोफिला में। दूसरा क्या समझा, सेकंड वाला XX, X0 टाइप वाला इसमें टिड्डियों में, खटमलों में और कृमियों में। तीसरा क्या समझा, ZW और ZZ ये कीटों में, मछलियों में और सरीसृपों में। तीन प्रकार का आपने समझ लिया। एक चौथे प्रकार का भी है जिसे हम Z0, ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण कहते हैं। चौथा भी है, ये किसमें होता है, बटरफ्लाइज तितलियों में और मॉथ में। मॉथ भी एक प्रकार का इसी प्रकार का इंसेक्ट है। यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं Z0 और ZZ, Z0 ZZ, यहाँ पर भी युग्मक बनेंगे Z और 0, यहाँ बनेंगे Z और Z बनेंगे ना। अब इसी तरह यहाँ भी फ्यूजन किया गया तो 50% मेल और 50% फीमेल यहाँ भी बनेंगे। इस प्रकार से गुणसूत्री सिद्धांत के द्वारा क्रोमोसोमल थ्योरी, जिसको कि मैकलंग ने 1902 में दिया था, इसके आधार पर हम लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसमें आपने विधिवत समझ लिया होगा। पूछा जाता है, मनुष्यों में बहुत पूछा जाता है कि किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि गुणसूत्र कौन से थे। मनुष्य की बात की जाए, ड्रोसोफिला की बात की जाए तो XX, XY ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि टिड्डी में, खटमल में, कृमियों में तो XX, X0 लिखा जाएगा। बाकी आप बना लेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरा, अगर कीटों में, मछलियों में और सरीसृपों में पूछा जाए ZW, ZZ, और इसी प्रकार से तितली और माछ में Z0 और ZZ प्रकार के गुणसूत्र होंगे। तो आप बाकी की क्रिया, बाकी क्रॉस आप बड़ी आसानी से करके मेल और फीमेल कौन सा जन्म होगा इसका पता लगा सकते हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है, दूसरी प्रकार का एक और है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये स्पेशल प्रकार का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा। किस प्रकार से मधुमक्खियों में और चींटियों में लिंग का निर्धारण होता है। मधुमक्खियों में और चींटियों में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। मधुमक्खी से आप सभी लोग परिचित हैं। मधुमक्खी का छत्ता होता है जिससे वैक्स मिलता है, हनी मिलता है, शहद और मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। जान लीजिएगा, 3 प्रकार की। एक ऐसी मधुमक्खी होती है जो रानी होती है, अकेली होती है, क्वीन। और दूसरी होते हैं श्रमिक। श्रमिक का कार्य छत्ते का निर्माण करना है, रहने के आवास की व्यवस्था करने में भिड़े रहते हैं श्रमिक। और तीसरा होता है मेल, नर। नर को कहा जाता है ड्रोन। तो उसके छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां हैं, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और ड्रोन या नर मधुमक्खी। इस प्रकार से क्वीन, वर्कर्स और ड्रोन 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है इसमें। रानी का काम अंडे देना, बच्चे पैदा करना, श्रमिक का काम छत्ते बनाना और ड्रोन का काम केवल जनन में मदद करके अपनी जनरेशन को बढ़ाना। ये इन दोनों कोई नहीं काम करते, केवल श्रमिक काम करता है।
केवल जो वर्कर्स होती मधुमक्खियां वो कार्य करती। देखिए खासियत क्या है, जो रानी मधुमक्खी होती है उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं 32, और वो डिप्लॉयड होती 2n। जो श्रमिक होते हैं उनमें भी 32 क्रोमोसोम होते हैं, 32 गुणसूत्र, और वो भी डिप्लॉयड होता है। लेकिन जो नर या ड्रोन होता है वो हैप्लॉयड होता है, और हैप्लॉयड का अर्थ हुआ कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या श्रमिक और रानी से आधी होती है। फिर गलत, इसमें 32 है, इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, भी ध्यान रखिएगा। 32 है तो नर में 16 गुणसूत्र होंगे। अब देखिए रानी क्वीन डिप्लॉयड है, नर या ड्रोन हैप्लॉयड है। यहाँ पर रानी मधुमक्खी डिप्लॉयड है, उसमें रिडक्शन डिवीजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जो है, जब विभाजन पढ़ा होगा आपने, कोशिका विभाजन 11th में सेल साइकिल चैप्टर है, कोशिका विभाजन माइटोसिस और मियासिस पढ़ा है। मियासिस हमेशा जनन कोशिकाओं में होता है और माइटोसिस कायिक कोशिका में होता है, क्योंकि ये युग्मक का बनना हमेशा मियासिस के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पर एक रानी डिप्लॉयड है, इसमें जब निषेचन विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो हैप्लॉयड हो गया। इधर मेल या नर भी हैप्लॉयड है, दोनों का जब निषेचन हो गया यन और यन, यहाँ युग्मक बना यन, यहाँ ऑलरेडी यन है। यहाँ पर खासियत होती है, इसमें यन का माइटोसिस होता है, स्पेशल टाइप का है। स्पेशल बात यह है, यहाँ तो मियासिस हो रहा है मगर यहाँ पर माइटोसिस होता है, इसलिए यन का यन ही बना रहता है। यहाँ 2n का मियासिस हुआ तो यन हो गया, गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो जाती है, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। यन और यन मिल गया तो 2n बन गया। 2n जब हुआ तो 2n से रानी और श्रमिक दोनों आपने पढ़ा है, रानी भी डिप्लॉयड होती है और श्रमिक भी डिप्लॉयड होता है। तो 2n दोनों बन गए, रानी और श्रमिक ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि अंडान से रानी से आया यन, नर से आया यन, यन और यन मिलकर 2n में दोनों चांसेस, या तो क्वीन बनेगी या तो वर्कर्स बनेंगे, दोनों चांसेस तभी 2n होगा। 2n वाला या तो क्वीन होगा या तो श्रमिक होगा, रानी होगी या तो वर्कर्स होंगे, श्रमिक होंगे। यहाँ पर एक खास बात क्या होती है कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसका जो अंडाणु होता है, अंडाणु में कोई निषेचन नहीं होता, बिना निषेचन के सीधे ड्रोन बन जाता है। ड्रोन माने नर बन जाता है, बिना निषेचन के सीधे नर का निर्माण हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के बन जाए, मेल बन जाता है, बिना निषेचन के प्राणी का विकास हो जाए, इसको बोलते हैं अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस, बिना निषेचन के। कहा? यन से सीधे। अब देखिए यन माने रानी से आया, रानी मतलब अंडान से आया, अंडान सीधे नर को बना देता है, निषेचन की क्रिया नहीं हुई। अर्थात जो नर बनता है, नर का फादर कोई हुआ नहीं, नर का कोई फादर नहीं हुआ ना। यहाँ रानी और नर था, यहाँ पर ये जो श्रमिक बनेगा इसका फादर हो जाएगा। मगर यहाँ क्या हुआ, जो रानी से नर बना, कैसे? बिना निषेचन के निर्माण होना, बनना पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। जैसे बाटनी में पार्थेनोकार्पी पढ़ते हो, अनिषेक फलन, वैसे यहाँ अनिषेक जनन, वहाँ बिना निषेचन के फल बन जाना अनिषेक फलन कहलाता है। यहाँ बिना निषेचन के प्राणी का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। यहाँ जो ड्रोन बना, यहाँ जो नर बनता है वो बिना निषेचन के सीधे बन जाता है, बिना निषेचन के सीधे बन जाता है। इसलिए कह सकते हो कि जो यहाँ पर ड्रोन या नर विकसित हुआ है उसका कोई फादर नहीं है, नो फादर है। लिख दिया हमने नो फादर। ऐसी प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रकार से आज आपने लिंग का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है इसको विधिवत आपने समझ लिया। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत क्या है इसको समझ लिया, और गुणसूत्री सिद्धांत के माध्यम से प्राणियों में, विभिन्न प्राणियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसको आपने विधिवत समझ लिया है। आगे अब आपको इसी चैप्टर के अगले भाग से चर्चित करेंगे।
बहुत बहुत